अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 201 का फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। इस लेक्चर में हम लेसन नंबर 27 से लेसन नंबर 30 तक कवर करेंगे और टॉपिक की अगर बात करें तो टॉपिक नंबर 123 से टॉपिक नंबर 138 तक कवर किया जाएगा। ठीक है, फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर रहेगा, कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हुआ तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरे लेक्चर को अपने फेलो स्टूडेंट के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो अपनी फाइनल टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 27 के साथ। इस लेसन में हम लैंग्वेज लर्निंग के अंदर वोकैबुलरी डेवलपमेंट, कॉन्सेप्चुअल चेंज, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग और फिगरेटिव लैंग्वेज को डिटेल से समझेंगे। ये तमाम टॉपिक्स प्री स्कूल और स्कूल एज चिल्ड्रन के लैंग्वेज डेवलपमेंट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वोकैबुलरी ग्रोथ की बात करते हैं। प्री स्कूल एज में बच्चों की वोकैबुलरी बहुत तेजी से ग्रो करती है। इसका एक इंपॉर्टेंट तरीका फास्ट मैपिंग है, जिसमें बच्चा नया वर्ड सिर्फ कुछ दफा सुनकर उसका मतलब सीख लेता है और अगर कंफ्यूजन हो तो पेरेंट्स या पीयर से पूछ लेता है। ठीक है, इस तरह रिच लैंग्वेज एक्सपोजर बहुत जरूरी है, जैसे कहानियां सुनना, एडल्ट्स और दोस्तों से बातचीत करना और एजुकेशनल मीडिया देखना। सही है, इससे ना बच्चों की जो वोकैबुलरी है उसका स्टॉक ज्यादा होता है। इस एज में रिसेप्टिव वोकैबुलरी वो होती है जो बच्चा समझता है। ठीक है, और एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी वो होती है जो बच्चा बोलता है। ठीक है, तो इस एज में ना रिसेप्टिव जो वोकैबुलरी है वो एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी से ज्यादा फास्ट ग्रो करती है। सही है, बच्चे वर्ड्स को याद रखने के लिए सेमेंटिक नेटवर्क्स बनाते हैं, यानी मिलते जुलते वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर एक मेंटल वेब बना लेते हैं। नए वर्ड को समझने के लिए उन्हें मल्टीपल एक्सपोजर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि एक ही वर्ड मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ मीनिंग्स दे सकता है। बच्चे वर्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जैसे क्लैरिफिकेशन मांगना, कॉन्टेक्स्ट क्लूज लेना और ट्रायल एंड एरर। वो वर्ड्स को कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं, जैसे एनिमल्स या चीजों के ग्रुप्स, और नॉवल वर्ड एक्सटेंशन के जरिए पहले से आने वाले वर्ड्स को नए रिलेटेड वर्ड्स पर अप्लाई कर देते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअल चेंज की तरफ। एडल्ट्स लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए दो तरीके यूज करते हैं, टैक्सोनॉमीज और स्कीमास। ठीक है, टैक्सोनॉमीज में चीजों को उनकी कॉमन क्वालिटीज की बुनियाद पर ग्रुप किया जाता है, जैसे ट्रीज, टूल्स वगैरह। स्कीम्स जो होती है ना वो इवेंट बेस्ड होती है, जैसे बर्थडे पार्टी जिसमें केक, गिफ्ट्स और पार्टी हैट्स वगैरह शामिल होते हैं। सही है, या ईद जिसमें मिठाइयाँ वगैरह ली दी जा रही होती हैं, नए कपड़े होते हैं। सही है, बच्चों के कॉन्सेप्ट जो है वो वक्त के साथ ग्रेजुअली चेंज होते रहते हैं। शुरू में वो ज्यादा फिजिकल सिमिलैरिटीज पे फोकस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फंक्शनल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी समझने लग जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक टैक्सोनॉमिक नॉलेज बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ज्यादा इजीली एक्सेसिबल होती है। अराउंड 6 साल के करीब बच्चे कॉन्सेप्ट्स को बड़ों की तरह ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं और 7 से 8 साल तक कैटेगोरिकल रिलेशंस ज्यादा प्रेफर्ड हो जाती हैं। इस प्रोसेस में बच्चे कुछ स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जैसे मिसकंसेप्शन को रिवाइज करना, कॉज एंड इफेक्ट्स को समझना और स्पैटियल रिलेशनशिप्स क्या थे कि ऊपर नीचे, आगे पीछे, इस तरह वाले, इनको समझना और कॉम्प्लेक्स थ्योरीज डेवलप करना, जैसे सूरज एनर्जी देता है। सही, ये तमाम चीजें कॉन्सेप्चुअल चेंज को सपोर्ट कर रही होती हैं बच्चों में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिलेटेड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। स्कूल ईयर्स में बच्चों की कॉग्निटिव प्रोसेसिंग इंप्रूव होती है, जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिट्रीव करना शामिल है। शुरू में प्रोसेसिंग कॉन्क्रीट होती है, लेकिन एडोलसेंस, बलूगत तक जो है ना उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, यानी वो चीजें जो देखी नहीं जा सकती लेकिन महसूस की जा सकती हैं। सही, वोकैबुलरी एक्विजिशन पर कई फैक्टर्स असर डालते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी चंकिंग है, जिसमें मिलते जुलते वर्ड्स और आइडियाज को ग्रुप करके याद रखा जाता है। बड़े बच्चे छोटे बच्चों के मुकाबले में ज्यादा चंकिंग यूज करते हैं। सेमेंटिक रिलेशंस वर्ड्स की एम्बिग्युइटी दूर करती है, जैसे देयर और दे।
ठीक है। वर्ड्स को हायरार्किकल कैटेगरीज में स्टोर किया जाता है और न्यूरल नेटवर्क्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करते हैं। नया नॉलेज हमेशा पुराने नॉलेज से जोड़कर सीखा जाता है, जिसे साइकोलॉजी में एसोसिएशन थ्योरी कहते हैं। ठीक है। बच्चे एक ही वक्त पर सरफेस, डीप और कॉन्टेक्चुअल प्रोसेसिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि ग्रामर और साउंड, उनके मीनिंग और सिचुएशन, इनको प्रोसेस करके जो है अपनी बात बता सकते हैं। ठीक है। प्रोसेसिंग स्ट्रेटजीज में सेंटेंसेस को सेगमेंट करना, उनके रिलेशन समझना, लेक्सिकल मीनिंग्स और उनकी प्रोबेबिलिटी समझना शामिल हैं। ये स्ट्रेटजीज बच्चे 5 साल की उम्र से यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज की तरफ। फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब है वो वर्ड्स को उनके लिटरल मीनिंग से आगे जाकर इमेजिनेटिव और इमोशनल सेंस में यूज करना। ठीक है। स्कूल एज बच्चों में फिगरेटिव लैंग्वेज डेवलप होती है। स्कूल एज में जो हायर लैंग्वेज स्किल्स की निशानी है, इसमें इडियम्स, मेटाफोर्स, सिमाइल्स, प्रोवर्ब्स वगैरह शामिल हैं। जैसे वंस इन अ ब्लू मून का मतलब रेयर होना है, ना कि मून का ब्लू हो जाना। सही है। जो इडियम्स मेटाफोरिकली ट्रांसपेरेंट होती हैं, वो समझना आसान होता है। बच्चे फिगरेटिव लैंग्वेज एक्सपोजर से सीखते हैं, जैसे बुक्स, स्टोरीज और पोइट्री। वो मेटाफोर और सिमिले का डिफरेंस ना समझने लगते हैं। सिमिले क्या होता है? तशबीह देना किसी को चीज से। ठीक है। एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई करते हैं और फिर अपनी राइटिंग और कन्वर्सेशन में यूज भी करने लगते हैं। धीरे धीरे वो इडियम्स, प्रोवर्ब्स और ह्यूमर जैसे जोक्स, रिडल या puns को भी समझने लग जाते हैं। ओवरऑल ये लेसन 27 जो है ना, ये हमें बताता है कि बच्चों की लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स याद करने से डेवलप नहीं होती, बल्कि कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और फिगरेटिव यूज के साथ साथ ग्रेजुअली जो है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लेसन 28 की तरफ, सिंटेक्स और मोर्फोलॉजी डेवलपमेंट। इस लेसन में ना हम सिंटेक्स और मोर्फोलॉजी की डेवलपमेंट को स्कूल एज चिल्ड्रन के हवाले से डिटेल से स्टडी करेंगे। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे स्टूडेंट को ये समझ आता है कि बच्चे जुमले कैसे बनाते हैं, वर्ड्स के स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होते हैं और ग्रामर धीरे धीरे किस तरह कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है। अगर आप इस लेक्चर को ही कंप्लीट सुनेंगे ना और ध्यान से समझेंगे तो ठीक है, तो आप एग्जाम्स में आसानी से अपने अल्फाज में आंसर्स लिख सकेंगे। ठीक है। तो ध्यान से इस लेक्चर को कंप्लीट जरूर सुनिएगा। चलते हैं सिंटैक्टिक और मोर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरफ। टॉपिक 127। स्कूल एज में ना बच्चों में लैंग्वेज प्रोडक्टिविटी और सिंटैक्टिक कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत गहरा ताल्लुक होता है स्पीकिंग टास्क और टॉपिक से फैमिलियरिटी के साथ। लैंग्वेज प्रोडक्टिविटी का मतलब है बच्चा कितनी लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि सिंटैक्टिक कॉम्प्लेक्सिटी से मुराद ग्रामर रूल्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ है। लैंग्वेज डेवलपमेंट सिर्फ नए वर्ड सीखने तक महदूद नहीं होती, बल्कि पुराने सेंटेंस स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना और नए ग्रामेटिकल फॉर्म्स सीखना भी इसका हिस्सा होता है। बच्चे नाउन, फ्रेजेस और वर्ब फ्रेजेस को एक्सपेंड करते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ने और एक जुमले के अंदर दूसरा जुमला ऐड करने की एबिलिटी जो है वो डेवलप करते हैं। इसी तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस बनाना भी सिंटैक्स और मोर्फोलॉजी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। स्कूल एज में बच्चों के जुमले धीरे धीरे लंबे और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, चाहे वो स्पोकन लैंग्वेज हो या रिटन। अगर बच्चा किसी फैमिलियर टॉपिक पर बात कर रहा हो तो उसकी सिंटैक्टिक कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। क्योंकि 5 साल की एज तक ना बच्चा बेसिक सेंटेंस बना लेता है, लेकिन फिर भी फर्स्ट ग्रेडर्स में से आधे से कम बच्चे प्रोनाउंस, कॉज क्लोजेस, गिरंड्स और पार्टिसिपल्स सही यूज कर पाते हैं। इसकी वजह यह है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट हर बच्चे में एक जैसी स्पीड से नहीं होती। गिरंड्स जो है ये वो वर्ब्स होते हैं जिनके साथ आईएनजी लगकर वो नाउन का काम करते हैं, जैसे ही एंजॉयज फिशिंग, जबकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं, जैसे फिशिंग इक्विपमेंट या ब्रोकन एरो। सही है। सफिक्सेस लगाने से वर्ड का मीनिंग और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जो लैंग्वेज को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक हो गया।
आगे बढ़ते हैं मोर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरफ। मोर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट में बच्चा पहले कुछ वर्ड्स को याद करके ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई करता है। शुरू में लर्निंग मेमोराइजेशन पर होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा साउंड्स और मीनिंग को समझकर रूल्स बनाता है। जैसे पास्ट टेंस के लिए ड या ट साउंड का यूज है, और कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड भी लैंग्वेज डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहा होता है, जैसे डिफरेंट सोशल या लिंग्विस्टिक एनवायरमेंट्स जो होते हैं। ठीक है, इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस वर्ड्स के साथ लगकर ग्रामर या मीनिंग चेंज करते हैं, जैसे अनकंफर्टेबल में अन और एबल। ठीक है, ये स्किल्स बच्चे छोटी एज में मास्टर नहीं कर पाते और ये डेवलपमेंट एडल्टहुड तक जारी रहती है। ठीक है, प्रैक्टिस और एक्सरसाइजेस लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशनल सफिक्सेस वो होते हैं जो वर्ड की क्लास चेंज कर देते हैं, जैसे वर्ड को नाउन बनाना। ये पहले ओरली सीखे जाते हैं, फिर रीडिंग से स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिसाल के तौर पर ईआर सफिक्स पहले एक्शन करने वाले शख्स के लिए यूज होता है, जैसे पेंटर। सही है। इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होने वाला ईआर ज्यादा लेट सीखा जाता है, जैसे क्लीनर। इसी तरह कंपैरेटिव एडजेक्टिव में ईआर का यूज धीरे धीरे रूल बेस्ड हो जाता है जब बच्चा मैच्योर होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नाउन और वर्ब फ्रेज डेवलपमेंट की। तो 5 से 7 साल के बच्चे नाउन और वर्ब फ्रेजेस के ज्यादा एलिमेंट्स यूज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अक्सर कुछ जरूरी चीजें छोड़ देते हैं या गलत एक्सपेंड कर देते हैं। उन्हें प्रीपोजिशंस, वर्ब टेंस, प्लूरल्स और इररेगुलर फॉर्म्स में मुश्किल होती है। नाउन फ्रेज के अंदर आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, पोजेसिव प्रोनाउंस, क्वांटिफायर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का यूज आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होता है। 5 से 6 साल की एज में बच्चे कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेजेस बनाना शुरू कर देते हैं। वर्ब फ्रेजेस बच्चों के लिए नाउन्स के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल होते हैं। वर्ब्स की मीनिंग्स, प्रीफिक्स, पार्टिकल्स या बिल्कुल मुख्तलिफ वर्ड से चेंज हो सकते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्कूल ईयर्स में बच्चे परफेक्ट टेंस, इरेगुलर पास्ट टेंस और हेल्पिंग वर्ब यूज करना सीखते हैं। मॉडल्स, पॉसिबिलिटी, परमिशन और इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं, जो वर्ब्स के साथ साथ एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स और नाउन्स के जरिए भी एक्सप्रेस होते हैं। टाइम के साथ बच्चे सिंपल से कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेजेस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेंटेंस टाइप्स का। तो स्कूल ईयर्स के दौरान बच्चों की सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती है। कंपैरेटिव सेंटेंसेस जैसे बिगर देन या मोर फन देन, ये समझना रिलेटिवली आसान होता है। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस बच्चों को पैसिव वॉइस के मुकाबले में ज्यादा इजीली समझ आते हैं। सेंटेंस प्रोडक्शन एडल्टहुड तक एक्सपेंड होती रहती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स और टीचर्स की सपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी होती है। एनवायरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और एक्सपोजर लैंग्वेज डेवलपमेंट पर गहरा असर डालते हैं। अर्ली स्कूल एज बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे पैसिव सेंटेंसेस, एम्बेडिंग और कंजॉइनिंग समझना और उसे यूज करना सीख लेते हैं। पैसिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है। एम्बेडिंग से जुमले के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड होती है, और कंजॉइनिंग से 2 या ज्यादा जुमले जोड़कर लंबा और मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो बनाया जाता है। उम्र के साथ बच्चों की इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पर मास्टरी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। ठीक है, तो लेसन 28 में ना ये हमें पता चलता है कि सिंटैक्स और मोर्फोलॉजी की डेवलपमेंट एक स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बच्चे पहले सिंपल स्ट्रक्चर सीखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स ग्रामर, फ्रेजेस और सेंटेंस टाइप्स की तरफ जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 29 की तरफ, जो कि फोनोलॉजिकल और मोर्फोफोनेमिक डेवलपमेंट। तो फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब है बच्चों का अपनी लैंग्वेज के साउंड्स को समझना और यूज करना। इसमें 2 चीजें शामिल होती हैं, फोनेटिक्स साउंड प्रोड्यूस करना जो होता है, और फोनोलॉजी इनके स्पोकन लैंग्वेज के इंडिविजुअल साउंड्स को पहचानना और मैनिपुलेट करना, ये फोनोलॉजी है। सही है, ये डेवलपमेंट लैंग्वेज की फाउंडेशन होती है और इन्फेंसी से शुरू होकर चाइल्डहुड तक कंटिन्यू रहती है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे कुछ नॉर्मल फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस दिखाते हैं, जैसे डिलीशन के किसी साउंड को छोड़ देना, ठीक है, और या सब्स्टिट्यूशन क्या था कि एक साउंड की जगह दूसरा साउंड यूज कर लेना, और एसिमिलेशन।
सही है। ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में, मिड टर्म के लेक्चर्स में भी इन डिटेल हम देख चुके हैं। सही है। मैं इसकी एग्जांपल लेते हैं कि अगर बच्चा रैबिट को वैबिट कह दे या कैट को क कह दे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, और जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है ये एरर्स खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। अर्ली स्कूल ईयर्स तक बच्चा अपने फोनेटिक इन्वेंटरी कंप्लीट कर लेता है, और अराउंड एज 8 वो इंग्लिश के तमाम स्पीच साउंड से सही तरह प्रोड्यूस कर सकता है। लंबे वर्ड्स और साउंड्स ब्लेंड फिर भी थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं इन बच्चों के लिए। फोनोलॉजिकल कॉम्पिटेंस सिर्फ साउंड सीखने का नाम नहीं, बल्कि साउंड सीक्वेंसेस और वर्ड ऑर्डर को बेहतर बनाना भी इसका हिस्सा है। 7 साल के बच्चे मीनिंगलेस वर्ड्स को एक्चुअल वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं, जो उनकी मेटालिंग्विस्टिक स्किल्स भी बढ़ने की निशानी होती है। ये सब चेंजेस बताती हैं कि लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई चीजें एक साथ चल रही होती हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मॉर्फोफोनेमिक डेवलपमेंट की तरफ। मॉर्फोफोनेमिक डेवलपमेंट से मुराद वो साउंड चेंजेस हैं जो मॉर्फेम्स के चेंज होने से वर्ड्स में आते हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक का फाइनल जो के है वो इलेक्ट्रिसिटी में एस बन जाता है। सही है। ऐसे रूल्स बच्चे आहिस्ता आहिस्ता एलिमेंट्री बुक्स के दौरान सीखते हैं। प्लूरल बनाने के रूल्स बच्चे पहले सिंपल केसेस में सीख लेते हैं, जैसे एस या जेड, लेकिन जेड जैसे जो साउंड है उनके लिए थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। 3rd ग्रेड तक भी बच्चे कुछ क्लस्टर्स जैसे डेस्क के प्लूरल बनाना मुश्किल होता है। इन एज में बच्चों को ये डिफिकल्टीज टेम्पररी होती हैं और वक्त के साथ साथ जो है ना वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है। तो देखिए इस टॉपिक का ना एक और इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है वो है स्ट्रेस या एम्फेसिस। स्ट्रेस का मतलब है किसी सिलेबल या वर्ड पर जोर देना जो ग्रामर और मीनिंग को चेंज कर देता है। इंग्लिश में फ्रेज और कंपाउंड वर्ड में स्ट्रेस डिफरेंट होता है, जैसे ग्रीन हाउस फ्रेज है और ग्रीन हाउस कंपाउंड वर्ड भी है। ठीक है। अगर ग्रीन हाउस अलग अलग है तो वो फ्रेज है, और अगर ग्रीन हाउस साथ में है तो ये कंपाउंड वर्ड है। सही है ना। इसी तरह नाउन और वर्ब के स्ट्रेस में भी फर्क होता है, जैसे रिकॉर्ड एक नाउन है और रेकॉर्ड जो है वो एक वर्ब हो गया। सही है। स्ट्रेस पैटर्न्स बच्चे 3 से 5 साल की एज में सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन कंप्लीट एडल्ट लाइक बड़ों की तरह से जो स्ट्रेस सिस्टम है ना वो तकरीबन 12 साल की उम्र के बाद जो है वो इनमें डेवलप होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि स्पीच प्रोडक्शन। स्पीच प्रोडक्शन में जैसे जैसे जुमले लंबे और कॉम्प्लेक्स होते हैं वैसे वैसे ही स्पीच मोटर प्लानिंग की जरूरत बढ़ जाती है। स्पीच मोटर डेवलपमेंट एडोलसेंस बलूगत तक कंटिन्यू रहता है, लेकिन अराउंड एज 9 साल की उम्र तक जो क्या होता है कि बच्चे बड़ों की तरह से प्लानिंग यूज करना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चे साउंड्स प्रोड्यूस करते वक्त लिप्स, जॉज और टंग की मूवमेंट में बहुत वेरिएशन देखते हैं जो पूरी सेंटेंस पर असर डाल सकता है। बच्चे सेंटेंस प्रोड्यूस करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जैसे एक ही सेंटेंस को स्टेटमेंट और क्वेश्चन दोनों फॉर्म्स में कहना बिना वर्ड ऑर्डर चेंज किए, सिर्फ टोन और रिदम चेंज करके। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि जॉन इज गोइंग टू द पार्टी, तो ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसको क्वेश्चन के तौर पे भी बोला जा सकता है कि जॉन इज गोइंग टू द पार्टी। ठीक है। तो सिर्फ ये टोन चेंज करने से उसका एक कॉन्टेक्स्ट अलग बन गया। सही है। तो देखिए 4 साल के बच्चे भी ना टोन और रिदम के जरिए डिक्लेरेटिव और इंटेरोगेटिव का फर्क दिखा सकते हैं, जबकि इन मूवमेंट्स की रिफाइनमेंट बचपन भर चलती रहती है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटीज की तरफ। मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटीज का मतलब है लैंग्वेज के बारे में सोचना, सिर्फ यूज करना नहीं। इसमें बच्चा लैंग्वेज को एक ऑब्जेक्ट की तरह एनालाइज करता है और ग्रामर और करेक्टनेस पर फोकस करता है। ये एबिलिटी धीरे धीरे स्कूल ईयर्स में डेवलप होती है। प्री स्कूल एज में मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटीज की शुरुआत हो जाती है, लेकिन फुल अवेयरनेस जो है ना 7 से 8 साल के बाद आती है। इससे पहले बच्चे लैंग्वेज को सिर्फ कम्युनिकेशन के जरिए समझते हैं। 7 से 8 साल के बाद बच्चा एक ही वक्त पर मैसेज का मीनिंग और ग्रामर दोनों पर फोकस कर सकता है। छोटे बच्चे अक्सर सेंटेंस की करेक्टनेस का फैसला मीनिंग की बुनियाद पर करते हैं, ग्रामर पर नहीं कर रहे होते। साल के तौर पे 4 साल का बच्चा ना डैडी पेंटेड द फेंस को गलत
कह सकता है, क्योंकि उसके तजर्बे में डैडी फेंस जो है वो पेंट नहीं करता। सही है। किंडरगार्टन के बाद बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता ये समझना शुरू कर देते हैं कि क्या कहा गया और कैसे कहा गया, अलग-अलग चीजें हैं। इसी प्रोसेस के जरिए मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटीज जो है वो बच्चों में डेवलप होती हैं। सही है। तो लेसन 29 ना हमें ये समझाता है कि बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट सिर्फ वर्ड्स या सेंटेंसेस तक महदूद नहीं होती, बल्कि साउंड्स, स्ट्रेस, प्रोनाउंसिएशन, स्पीच प्लानिंग और लैंग्वेज पर सोचने की एबिलिटी सब मिलकर डेवलप होती हैं। फोनोलॉजिकल और मोर्फोनैमिक डेवलपमेंट लैंग्वेज की फाउंडेशन है, जबकि स्पीच प्रोडक्शन और मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटीज लैंग्वेज को मैच्योर और रिफाइंड बनाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 30 की तरफ, और इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं लैंग्वेज डिफरेंस की। लैंग्वेज डिफरेंस का मतलब है कि बाइलिंगुअल बच्चे और नॉन मेजॉरिटी डायलेक्ट स्पीकर्स, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है, जैसे AAE भी कहा जाता है, इंग्लिश सीखने में या तो बिल्कुल प्रॉब्लम फेस नहीं करते या फिर उन्हें कुछ लिमिटेड डिफिकल्टीज होती हैं, जो ज्यादातर कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती हैं। जो बच्चे बचपन से दो जबानें साथ साथ सीखते हैं वो स्कूल एज तक नॉर्मली बिल्कुल एडजस्ट हो जाते हैं और अक्सर एकेडमिक एडवांटेज भी हासिल करते हैं। अगर बच्चा पहले एक लैंग्वेज सीखकर बाद में इंग्लिश सीखता है तो उसे थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि इंग्लिश किस एज में स्टार्ट हुई। इससे ये बात क्लियर होती है कि अर्ली लैंग्वेज एक्सपोजर दूसरी लैंग्वेज सीखने में मदद देता है। इस कॉन्टेक्स्ट में दो इंपॉर्टेंट इश्यूज सामने आते हैं, एक है कोड स्विचिंग और दूसरा है सोशल प्रेजुडिस। कोड स्विचिंग डेवलपमेंट से मुराद है बच्चे की वो एबिलिटी कि वो एक ही कन्वर्सेशन में दो या ज्यादा लैंग्वेजेस या डायलेक्ट्स को स्विच कर सके। ये बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल कम्युनिटीज में रहने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल कॉमन चीज है। कोड स्विचिंग सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होता है, बल्कि कई दफा ये कम्युनिकेशन को आसान भी बनाता है, कल्चरल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करता है और डिफरेंट स्पीकर्स के साथ एडजस्ट होने में भी मदद देता है। ठीक है, कोड स्विचिंग पर कई फैक्टर्स असर डालते हैं, जैसे बच्चे का लैंग्वेज एनवायरनमेंट, सोसाइटी का लैंग्वेज के बारे में एटीट्यूड, कल्चरल और सोशल नीड्स, और बच्चे की कॉग्निटिव मैच्योरिटी, यानी उसकी ये एबिलिटी कि वो दो लैंग्वेजेस में फर्क समझ सके। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जैसे घर, स्कूल और पेयर्स के साथ कोड स्विचिंग के फंक्शंस मुख्तलिफ हो सकते हैं। कभी ये रैपिड बिल्ड करने के लिए होती है, कभी मीनिंग नेगोशिएट करने के लिए और कभी कल्चरल आइडेंटिटी शो करने के लिए। टीचर्स और पेरेंट्स अगर रिच लैंग्वेज एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें और फैमिलीज के साथ मिलकर काम करें तो कोड स्विचिंग डेवलपमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। एजुकेशनल लेवल पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट में टीचिंग और असेसमेंट इसी अंडरस्टैंडिंग पर इफेक्टिव होती है। आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट एट डिफरेंट लेवल्स पे। तो प्री स्कूल लेवल की अगर बात करें, प्री स्कूल एज में लैंग्वेज डेवलपमेंट का फोकस बेसिक ग्रामर, सिंटैक्स और वोकैबुलरी ग्रोथ पर होता है। इस स्टेज पर बच्चे अपनी वोकैबुलरी में लगभग रोजाना नए वर्ड्स ऐड करते हैं और अपनी बात ज्यादा क्लियरली एक्सप्रेस करना सीखते हैं। वो बेसिक रिक्वेस्ट करते हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं और सोशल लैंग्वेज स्किल्स जैसे टर्न टेकिंग और पोलाइट लैंग्वेज सीखते हैं। टीचर्स प्री स्कूलर्स की मदद कर सकते हैं अगर वो स्पोकन एक्टिविटीज, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग और अच्छा लैंग्वेज मॉडल प्रोवाइड करें। किंडरगार्टन लेवल की अगर बात करें तो किंडरगार्टन में लैंग्वेज डेवलपमेंट का नेक्स्ट स्टेप अर्ली लिटरेसी स्किल होता है, जैसे फोनेमिक अवेयरनेस, फोनिक्स और कॉम्प्रिहेंशन। रिसर्च बताती है कि जो बच्चे स्कूल से पहले लिटरेसी स्किल डेवलप कर लेते हैं वो फर्स्ट ग्रेड में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस स्टेज पर बच्चे सिंपल रीडिंग और राइटिंग शुरू कर देते हैं, जैसे छोटे पैराग्राफ्स लिखना। टीचर्स शेयर्ड रीडिंग, राइटिंग एक्टिविटीज और वर्ड गेम्स के जरिए लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, इसी लेवल की बात करें तो ECE लेवल पर लैंग्वेज ज्यादा एडवांस्ड हो जाती है। बच्चे स्टोरी टेलिंग, पर्सुएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लैंग्वेज यूज करते हैं। वो अपने आइडियाज और इमोशंस को सोशल और एकेडमिक दोनों कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। टीचर्स ड्रामा, डिबेट और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जैसी एक्टिविटीज के जरिए लैंग्वेज डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं।
ठीक है। प्री स्कूल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो अर्ली लैंग्वेज स्किल्स बच्चों की स्कूल और लाइफ सक्सेस के लिए फाउंडेशन होती है। जिन बच्चों की लैंग्वेज स्ट्रांग होती है वो अपनी नीड्स बेटर एक्सप्रेस कर सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाते हैं और क्लास एक्टिविटीज में एक्टिव रहते हैं। रिच लैंग्वेज एक्सपोजर और अर्ली इंटरवेंशन से लैंग्वेज डिलेस को टाइम पर एड्रेस किया जा सकता है। यहाँ ये फर्क समझना जरूरी है कि लैंग्वेज डिफिकल्टी टाइम के साथ इम्प्रूव हो सकती है, जबकि लैंग्वेज डिसेबिलिटी पैदाइशी होती है और परमानेंटली रहती है। किंडरगार्टन इंपॉर्टेंस पे बात करें तो इस स्टेज पर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और लिटरेसी स्किल्स रीडिंग और राइटिंग सीखने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। टीचर्स अगर इस लेवल पर लैंग्वेज डिफिकल्टीज आइडेंटिफाई कर लें तो फ्यूचर एकेडमिक प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट सोशल और इमोशनल ग्रोथ में भी मदद करती है। ईसीई लेवल की इंपॉर्टेंस पे बात करें तो ईसीई में लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ ले जाती है। लैंग्वेज रिच एक्टिविटीज बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाती हैं और उन्हें लाइफ और एकेडमिक्स दोनों में सक्सेसफुल होने में मदद देती हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग और सपोर्ट बच्चों को उनका फुल पोटेंशियल अचीव करने में मदद करता है। ठीक है। तो देखिए लेसन 30 ना हमें ये समझाता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट हर लेवल पर इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री स्कूल हो, किंडरगार्टन हो या ईसीई। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल्स बच्चों की एकेडमिक सक्सेस, सोशल एडजस्टमेंट और कॉग्निटिव ग्रोथ का बेस होती हैं। लैंग्वेज डिफरेंसेस और कोर्स स्विचिंग को प्रॉब्लम समझने के बजाय अगर हम उन्हें रिसोर्स समझें तो बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल लैंग्वेज लर्नर बन सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहीं मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे तमाम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और अपडेट्स आप तक टाइमली मिलती रहे। मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाइएगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और वो इससे भरपूर फायदा हासिल कर सके। मैं इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।